इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। तो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। इससे पहले की क्लास में हमने रिफ्रैक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसे कहते हैं, देन ऑप्टिकल मीडियम, डेंसर मीडियम एंड इनके थ्रू बेंडिंग ऑफ लाइट क्या होगी, रिफ्रैक्शन इन आवर डेली लाइफ, ये सारे टॉपिक डिस्कस किए थे। तो स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब। अब यहाँ पर बच्चों ग्लास स्लैब की बात करें तो हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को डिस्कस करेंगे। एक ऐसा ग्लास का स्लैब जिसका शेप कैसा होगा, रेक्टेंगुलर होगा। सो लाइट रे कम्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, देयरफॉर इट मूव्स टूवर्ड्स नॉर्मल, then it moves out of the glass slab into air. Here light rays moves from denser to rarer medium, therefore it moves away from the normal. तो इसमें बच्चों हम कह रहे हैं कि when light passing through the glass slab encounters refraction two times, once at air to glass and second or other one at glass to air interface। ओके, तो फिर से आपको समझा दें कि जब भी आपने पढ़ा है कि लाइट रे रेयरर से डेंसर मीडियम की तरफ जाएगा तो वो हमेशा नॉर्मल की तरफ बेंड होता है, और वहीं पे अगर डेंसर टू रेयरर जा रहा है तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारा एयर है, ओके, ये ग्लास है PQRS, और फिर से एयर है। तो एयर को हम ए से लेंगे, ग्लास को जी से लेंगे, ओके। तो ये एयर, देन ग्लास, देन एयर, ओके, ये लिखा भी है। अब एयर जो होता है वो ग्लास के कंपैरेटिवली रेयरर मीडियम होता है, और ग्लास कैसा होता है, ग्लास डेंसर होता है, ठीक। एयर कैसा होगा, रेयरर होगा। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि जब कोई लाइट रे जो कि इंसिडेंट रे होगी वो जब आएगी किधर से, रेयरर से डेंसर, ओके, और देन रिफ्रैक्ट होगी कहाँ पर, जो सरफेस होगा एयर और ग्लास का वहाँ पर, ठीक, मतलब P और Q पर जब इंसिडेंट रे रिफ्रैक्ट होगी तो वो टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। क्यों, क्योंकि ये रेयरर से डेंसर आ रही है। देन सेकंड केस में अब ये रिफ्रैक्टेड रे किसकी तरह बिहेव करेगी, इंसिडेंट रे की तरह बिहेव करेगी, एंड फिर से वो अब ग्लास से बाहर इमर्ज होगी तो ग्लास और एयर मतलब SR के सरफेस पर बेंड होगी, और इस बार जो बेंड होगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। क्यों, क्योंकि ये डेंसर से रेयरर जा रही है। क्लियर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल होगी। इतनी बात क्लियर है। अब इसमें हमें कुछ पॉइंट डिस्कस करने हैं। आपको ये बातें तो समझ में आ गई होंगी, तो इसके कुछ पॉइंट हैं। फर्स्ट वन कि द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। तो होता क्या है, व्हेन लाइट और इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास, ओके, इट मीन्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नॉर्मल आपको पता है सरफेस पर परपेंडिकुलर, सरफेस पर परपेंडिकुलर नॉर्मल होता है। तो फर्स्ट केस में कह रहे हैं कि व्हेन लाइट रे दैट इज इंसिडेंट रे ट्रैवल फ्रॉम एयर टू ग्लास दैट इज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल, मेकिंग द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके, स्मॉलर देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो फर्स्ट केस में क्या होगा कि एंगल R जो है वो स्मॉल होगा किससे, एंगल I से। तो बच्चों
इंसिडेंट रे जो एंगल बनाएगा वो एंगल आई होगा और रिफ्रैक्टेड जो एंगल बनाएगा वो एंगल आर होगा। मतलब पहले केस में रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो इंसिडेंट रे के एंगल से छोटा होगा। अगर इंसिडेंट रे आपका 60 डिग्री से आ रहा है तो आपका रिफ्रैक्टेड रे का जो एंगल होगा वो 60 से कम होगा। क्लियर? सेकेंड पॉइंट, अब क्या होगा, नाउ दिस रिफ्रैक्टेड रे act as incident ray for the second interface, okay, and bend away from the normal, and bend away from the normal, okay। तो ये रिफ्रैक्टेड रे जो है अब वो इंसिडेंट रे की तरह बिहेव कर रहा है और नॉर्मल से अवे बेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो है वो डेंसर से रेयरर जा रहा है। एंड देन एंगल ऑफ एमरजेंस, अब जो ये एंगल है ये कहलाएगा एंगल ऑफ एमरजेंस, जिसे ई से डिनोट करेंगे, स्मॉल ई से, ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से बड़ा होगा। तो पहले केस में हमने कहा कि एंगल आई जो है वो बड़ा होगा एंगल आर से, ओके। देन सेकंड केस में हम कह रहे हैं कि एंगल ई जो है, इमर्जेंट रे का जो एंगल है वो बड़ा होगा, एंगल ई जो है वो आपका बड़ा होगा, ग्रेटर होगा एंगल आर से। क्लियर? तो अब एंगल तो आपको मालूम है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल बनता है वो एंगल आई इंसिडेंट एंगल होता है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल आर होता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और नॉर्मल और इमर्जेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ई, मतलब एंगल ऑफ इमरजेंस होता है। इतनी बात क्लियर है आप लोगों को? तो सेकेंड पॉइंट में यही कहा गया है, एंगल ऑफ इमरजेंस इज ग्रेटर देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन थर्ड पॉइंट, if the incident ray is perpendicular to the normal or does not make any angle with the normal, then the ray passes through the glass slab straight without showing any reaction। अगर इंसिडेंट रे जो है वो परपेंडिकुलरली चला जाता है, ठीक, परपेंडिकुलरली चला जाता है, ओके, बिना बेंडिंग के, ये परपेंडिकुलरली चला गया है नॉर्मल के, नॉर्मल ये है, इसके परपेंडिकुलरली चला गया है बिना किसी बेंडिंग के, तो वो स्ट्रेट चला जाएगा बिना कोई रिफ्रैक्शन शो किए। देन इस केस में क्या होगा, फोर्थ पॉइंट, इमरजेंट रे, दैट इज इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट ही तो था, इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे बीइंग एक्सटेंडेड आर पैरेलल टू ईच अदर बट स्लाइटली डिस्प्लेस्ड लेटरली। तो यहाँ पे डिस्प्लेस्ड हुआ है, ओके, ये एक दूसरे के पैरेलल ही तो थे, तो यहाँ पे स्लाइटली डिस्प्लेस्ड हुआ है और यही डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड इमरजेंट रे। तो ओरिजिनल पाथ इंसिडेंट रे का ये था और इमरजेंट रे है, दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो द डिस्टेंस बिटवीन द इमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे इज कॉल्ड लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों इस टॉपिक से क्वेश्चन आपको या तो आता है कि ड्रॉ करिए ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब के थ्रू रिफ्रैक्शन और एंगल आई, एंगल आर एंड एंगल ई को शो करिए, या फिर क्वेश्चन आता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट का कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है और वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो आपको ये तो समझा दिया ग्लास रेक्टेंगुलर स्लैब और उसके एंगल सारे, कौन किससे बड़ा होता है, कौन किससे छोटा, नॉर्मल क्या होता है, और कब वो रिफ्रैक्टेड रे सेकेंड केस में वो एंगल इंसिडेंट रे का काम करता है। तो आप बुक में पाएंगे कि जो ये एंगल आई था तो इसको हम I1 मान लेंगे, ये एंगल आर था और अब ये एंगल आर सेकेंड केस में इंसिडेंट का काम कर रहा है तो इसको I2 मान सकते हैं हम, ठीक, और ये ई तो है ही। क्लियर? डिस्प्लेसमेंट, लेटरल डिस्प्लेसमेंट लेटरली
लेटरली डिस्प्लेस हो गया है, तो इसलिए लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है इस ग्लास स्लैब का, और सेकंड इस ग्लास स्लैब की थिकनेस कितनी है, कितना थिक है ये ग्लास स्लैब। ठीक, तो दो फैक्टर पे डिपेंड करता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आगे देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन बाय स्फेरिकल लेंस। तो स्फेरिकल लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन, इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो स्फेरिकल मिरर आपने पढ़ा था इससे पहले, याद होगा आपको। उसमें आपने दो तरीके के मिरर पढ़े थे, एक था आपका कॉनकेव मिरर और एक था कॉन्वेक्स मिरर। उसी तरीके से बच्चों यहाँ पे लेंस भी हम पढ़ेंगे। मिरर में आपने पढ़ा था कि उसका एक साइड पॉलिश्ड होता है और जो दूसरा साइड होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, जिधर से लाइट रे रिफ्लेक्ट हो रही थी। मिरर में रिफ्लेक्शन पढ़ा था और लेंस में क्या पढ़ोगे, रिफ्रैक्शन पढ़ोगे। तो लेंस होता क्या है, लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल बाउंड बाय टू सरफेसेस ऑफ विच आइदर बोथ स्फेरिकल और वन स्फेरिकल एंड अदर प्लेन। तो लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल होता है, दो सरफेस से मिलकर बना होता है, या तो दोनों ही सरफेस स्फेरिकल होते हैं या फिर एक स्फेरिकल और दूसरा प्लेन होता है। कैसे, आइए समझते हैं इसे। देख लीजिए, हम कह रहे हैं कि लेंस क्या होता है कि उसकी दोनों सरफेस ट्रांसपेरेंट होती है। तो ये कुछ और नहीं होता है, हमने मिरर में पढ़ा था कि मिरर जो होता है वो एक ही स्फेरिकल मिरर होता है और उसका एक साइड पॉलिश कर देते हैं तो दूसरा साइड रिफ्लेक्टिंग हो जाता है, जिधर, या फिर ट्रांसपेरेंट कह लीजिए। इसमें क्या होता है कि हम एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं, दूसरा स्फेरिकल मिरर, और दोनों को बाउंड कर देते हैं। एक स्फेरिकल मिरर लेते हैं और दूसरा स्फेरिकल मिरर लेते हैं, दोनों को बाउंड कर देते हैं, मतलब चिपका देते हैं आप कह लीजिए। तो जिस तरीके से चिपकाएंगे उस तरीके का आपका लेंस तैयार हो जाएगा। कॉनकेव मिरर के केस में इस तरीके से कॉनकेव लेंस के केस में इस तरीके से दो आपके लेंगे सरफेस। तो क्या होगा कि कॉनकेव लेंस की अगर बात करें तो ये मिडिल से जो है थिन होता है, कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो मिडिल से थिक होता है। वहीं पर कॉनकेव लेंस की बात करें तो एंड्स पर वो क्या होता है, थिक, और ये एंड्स पर क्या होते हैं, थिन होते हैं। क्लियर। अगर आपको याद होगा तो कॉनकेव मिरर और में आपने पढ़ा था कि वो कैसे होते हैं। चलिए इसे आगे डिस्कस करते हैं। एक बात समझ लीजिए कि अब यहाँ पे हम दो सरफेस ले रहे हैं, ठीक, दो सरफेस, दो स्फीयर्स को ले रहे हैं। तो दो स्फीयर ले रहे हैं तो दोनों के दो सेंटर होंगे, तो एक को C1 मान लेंगे, दूसरे को C2, एक को C1 दूसरे को C2। क्लियर। तो दो स्फीयर हैं तो मतलब इसकी हर चीज़ दो होगी, दो C1 C2 हैं तो दो फोकस भी होंगे इसके। तो इसे आगे डिस्कस करेंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे दो सरफेस मिले हुए हैं, तो ये साइड भी ट्रांसपेरेंट होगा और दूसरा साइड भी ट्रांसपेरेंट, इस तरफ भी ट्रांसपेरेंट, दूसरी तरफ भी ट्रांसपेरेंट, मतलब दोनों तरफ से रिफ्रैक्शन हो सकता है। क्लियर। दोनों ही ट्रांसपेरेंट है, जबकि मिरर में क्या था, एक तरफ ही ट्रांसपेरेंट था, दूसरा तरफ क्या था, पॉलिश्ड था। क्लियर होगा आपको। देख लीजिए टाइप, हमने अभी कहा कि या तो एक साइड, दोनों ही स्फेरिकल साइड होंगे या एक स्फेरिकल और एक प्लेन होगा लेंस में। कैसे, इसके टाइप्स देख लीजिए। पहला है प्लेनो कॉन्वेक्स। तो प्लेनो कॉन्वेक्स मतलब एक साइड प्लेन होगा, सिंपल, ठीक, और दूसरा साइड कॉन्वेक्स होगा, बल्जिंग, बीच से थिक है तो समझ जाइए कि कॉन्वेक्स है। प्लेनो कॉनकेव, तो एक साइड प्लेन होगा, ठीक, और दूसरा साइड कॉनकेव, बीच से थिन है तो वो कॉनकेव है। बाई कॉन्वेक्स, तो जो आप पढ़ोगे बाई कॉन्वेक्स या बाई कॉनकेव उसको कहते हैं, या इसी को डबल कॉन्वेक्स और डबल कॉनकेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि एक साइड भी कॉन्वेक्स है और दूसरा साइड भी कॉन्वेक्स है, दोनों कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लिए हैं हमने। एक साइड कॉनकेव है, दूसरा साइड भी कॉनकेव है, दोनों ही हमने कॉनकेव के लिए। तो इसे हम बाई कॉन्वेक्स, बाई कॉनकेव, डबल कॉन्वेक्स, डबल कॉनकेव, या फिर सिंपल कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव लेंस भी कहते हैं, और इन्हीं को हम डिस्कस भी करेंगे, पर हम सारे ही पार्ट आपको बता देते हैं। एंड लास्ट वन दैट इज़ मेनिस्कस लेंस। मेनिस्कस में क्या होता है कि आपका एक होता है
कॉनकेव और दूसरा होता है कॉन्वेक्स। तो दोनों ही स्फेरिकल है इस केस में, लेकिन एक कॉनकेव है और दूसरा कॉन्वेक्स है। क्लियर? तो ये टाइप्स थे कुछ लेंस के। आगे देखते हैं लेंस के बीच में डिफरेंस अगर हम देखें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है, आपको अगर याद होगा कॉन्वेक्स लेंस तो इस तरीके से होता है, और कॉनकेव लेंस देखने में ऐसा होता है। तो कॉन्वेक्स लेंस में कह रहे हैं थिन फ्रॉम कॉर्नर, तो कॉर्नर से क्या है, थिन है, और थिक होते हैं कॉर्नर से, तो ये कॉर्नर से थिक है। थिक एट द सेंटर, सेंटर में ये थिक है। थिन एट द सेंटर, सेंटर में ये थिन है कॉर्नर्स के कंपैरिजन में। कन्वर्जिंग, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग कह रहे हैं, मतलब ये सारी लाइट रे को कलेक्ट करते हैं, और कॉनकेव लेंस को डाइवर्जिंग कह रहे हैं, मतलब लाइट रे को अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड कर देते हैं। अगर आपको मिरर का केस याद होगा तो आपने ये प्रॉपर्टी उल्टी पढ़ी थी, मतलब कि कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी आपने कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ी थी, है ना, याद अगर होगा आपको। तो कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ी थी, और डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स मिरर के केस में पढ़ी थी। पर यहाँ तो हमने पलट दिया है, जो प्रॉपर्टी हमने कॉन्वेक्स मिरर के केस में पढ़ी थी, अब वो हम कॉनकेव लेंस के केस में पढ़ेंगे। जो प्रॉपर्टी हमने कॉनकेव मिरर के केस में पढ़ी थी, वो अब हम कॉन्वेक्स लेंस की पढ़ेंगे। इस बात से आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि अब सारी प्रॉपर्टीज, सारे रे डायग्राम को बस पलट देना है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको मिरर समझ में आ जाता है तो लेंस बहुत आसान है, मतलब जो कुछ भी हमने कॉनकेव मिरर के बारे में पढ़ा था वो सब कुछ कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा, और जो कुछ भी हमने कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ा था वो सब कुछ कॉनकेव लेंस का हो जाएगा। मतलब हमने कॉनकेव मिरर में 6 रे डायग्राम पढ़े थे, तो हम लेंस में कॉन्वेक्स लेंस में वो 6 रे डायग्राम पढ़ेंगे। हमने कॉन्वेक्स लेंस मिरर में 2 डायग्राम पढ़े थे, 2 रे डायग्राम, तो यहाँ पर हम कॉनकेव लेंस में 2 रे डायग्राम पढ़ेंगे। सारी प्रॉपर्टी आपस में एक्सचेंज हो जाएंगी। क्लियर? तो अगर आपको मिरर याद है तो कॉन्वेक्स में बस उसे अलट पलट देना है, बाकी सब कुछ वैसे ही हो जाएगा। अब जिस तरीके से आपने कुछ कॉमन टर्म्स स्फेरिकल मिरर के लिए पढ़े थे, वैसे स्फेरिकल लेंस के लिए भी कुछ कॉमन टर्म्स है, समझ लीजिए उसे। पहला है आपका ऑप्टिकल सेंटर। तो ऑप्टिकल सेंटर की अगर हम बात करें तो ऑप्टिकल सेंटर इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। ओके, ऑप्टिकल सेंटर इज़ द सेंटर पॉइंट ऑफ लेंस। इट इज़ यूजुअली रिप्रेजेंटेड और डिनोटेड बाय कैपिटल O। तो लेंस का इनसाइड द लेंस अगर हम बात करें, लेंस के अंदर बात करें, तो जो लेंस का सेंटर पॉइंट होता है उसे हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, जिसे हम कैपिटल O से डिनोट करते हैं। मिरर के केस में जिसे हम पोल कह रहे थे, वही यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर है। क्लियर? सेकंड अगर हम बात करें एपर्चर की, तो एपर्चर आपको बताया था कि जो इफेक्टिव डायमीटर होता है ऑफ द सर्कुलर आउटलाइन ऑफ स्फेरिकल लेंस इज कॉल्ड एपर्चर। तो यही आपका एपर्चर है, या सीधे सीधे कह लीजिए कि जो लेंस का रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है, जो एरिया होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, वही एपर्चर कहलाता है। तो रिफ्लेक्शन जो है वो इतने से इतने के बीच में ही होगा लेंस में। क्लियर? तो ये एरिया ही कहलाएगा क्या, एपर्चर। इसी को हम डायमीटर कह दें स्फेरिकल मिरर का, सॉरी स्फेरिकल लेंस का। सेम वही बात है जो हमने मिरर में पढ़ी थी, डायमीटर कह दीजिए, या फिर वो एरिया जितने के बीच में रिफ्लेक्शन होता है लाइट रेज का, वो क्या कहलाता है, एपर्चर कहलाता है। नेक्स्ट अगर हम कहें प्रिंसिपल एक्सिस, तो फिर से एक इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो एक इमेजिनरी लाइन जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से होकर के जाती है, वो कहलाती है प्रिंसिपल एक्सिस। फोकस की अगर हम बात करें तो व्हेन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस गेट्स रिफ्रैक्टेड बाय convex lens, they converge to a point on principal axis. This point is called principal focus. Okay,
When ray parallel to principal axis get refracted by concave lens, they appear to diverge from a point on the principal axis. This point is called principal focus. Simply हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी कोई लाइट रे आती है तो वो एक्चुअली फोकस से होकर के जाए, ठीक, जिस प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास होती है, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से कोई लाइट रे आके पास होगी वही क्या कहलाएगा, प्रिंसिपल फोकस कहलाएगा। लेंस में अगर देखें तो दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक F1 होता है और एक F2 होता है, क्योंकि आपको पता है इस तरफ भी पूरा है स्फेयर और दूसरी तरफ भी स्फेयर है, तो इसलिए इधर भी फोकस दूसरी तरफ भी फोकस, ठीक। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इस स्फेयर का सेंटर, इस स्फेयर का सेंटर क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे दो स्फेयर हैं इसलिए दो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी होंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा आप लोग कि जो लेंसेज होते हैं उसमें दो प्रिंसिपल फोकस होते हैं, एक होता है आपका F1 और दूसरा 2F1, एक होता है F2 और दूसरा 2F2 होता है। तो जो ये F1 होता है और F2 जो होता है वो प्रिंसिपल फोकस ही है। फर्स्ट इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस और ये होता है आपका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। सेकंड प्रिंसिपल फोकस कहें या फिर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों बात एक ही है, ठीक। तो मतलब हम C1 कहें या फिर 2F1 कहें, बात एक ही है। हम 2F2 कहें या फिर C2 कहें, बात एक ही है। क्लियर। अब हम यहाँ पर पहले तो F1 कह रहे थे और फिर 2F1 कह रहे हैं, मतलब जितनी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से पहले प्रिंसिपल फोकस की है उतनी ही डिस्टेंस पहले प्रिंसिपल फोकस से 2F1 की है, जस्ट डबल हो जा रहा है। सेम इधर भी वही केस होगा, ऑप्टिकल सेंटर से F2 की जितनी डिस्टेंस है उतनी ही F2 से 2F2 की डिस्टेंस है। क्लियर ये बात। 2F1 को ही हम सेंटर ऑफ कर्वेचर, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं, 2F2 को ही हम सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर कह रहे हैं। होता क्या है कि फर्स्ट फोकस जो होता है वहाँ वो क्या होता है, F1 इज़ द फर्स्ट फोकस वेयर द रे ऑफ लाइट मूव्स पैरेलल, ओके, whereas F2 is the second focus where the ray of light appears to get refracted। तो और कोई इसमें नई बात नहीं है, हम भले ही इसमें दो स्फेयर को आपस में बाउंड कर दे रहे हैं लेकिन फ्रंट साइड तो इधर ही माना जाएगा और इसको बिहाइंड साइड माना जाएगा। तो जो फ्रंट साइड है उधर तो एक्चुअली लाइट रे आएंगी और जो बिहाइंड साइड है वहाँ पे हम अपीयर करेंगे ऐसा कि लाइट रे आकर रिफ्रैक्ट हो रही हैं। तो F1 पर एक्चुअली होगा और F2 पर क्या होगा, अपीयर होगा कि रिफ्रैक्ट हो रही हैं। क्लियर हो गया होगा, ये सारे ही पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। तो हमने कॉमन टर्म्स में क्या किया, डिस्कस कर लिया, अपर्चर बता दिया, देन ऑप्टिकल सेंटर क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस दो होते हैं F1 एंड F2, सेंटर ऑफ कर्वेचर C1 कहें या 2F1 कहें बात एक ही है, C2 कहें या 2F2 कहें बात एक ही है। तो कंफ्यूज मत होइएगा इनके कॉमन टर्म्स में। देन नेक्स्ट आपका आता है बच्चों कि रूल्स होते हैं रे डायग्राम के ऑफ स्फेरिकल लेंस के। तो जिस तरीके से आपने रूल्स पढ़े थे स्फेरिकल मिरर के रे डायग्राम के 4 केसेस पढ़े थे, आपको अगर याद होगा 4 केसेस मिरर के रे डायग्राम में, उसी तरीके से कुछ रूल्स होते हैं स्फेरिकल लेंस के रे डायग्राम के। अगर आपको ये रूल्स क्लियर हो जाते हैं तो आप रे डायग्राम ऐसे चुटकियों में बना सकते हैं लेंस के। कैसे, अब इस केस में हमारे पास 3 रूल्स हैं। पहला रूल कहता है कि a ray passing through the optical center of the lens proceed undivided through the lens। तो कह रहे हैं कि अगर कोई रे, चाहे वो कॉन्वेक्स लेंस की बात हो चाहे कॉनकेव लेंस की, कोई रे जो है ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है तो बिना डेविएट हुए, विदाउट एनी डेविएशन, कोई डेविएशन दिखाए बिना सीधे ओ से ही वो पास हो जाती है। ओ पर इंसिडेंट होती है, ओ से ही पास हो जाती है, ओ पे इंसिडेंट होती है, ओ से ही पास हो जाती है बिना किसी डेविएशन के। अच्छा, अब आप चूँकि आप अभी बेसिक पढ़ रहे हो
तो आपको ये बता दिया जाता है कि रे जो है वो डेविएट नहीं हो रही है जब ऑप्टिकल सेंटर से। फिर बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि जब रिफ्रैक्शन में एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लाइट रे जाती है, ट्रैवल करती है, तो डेविएशन होता ही है, बेंडिंग होती है। फिर इस केस में बेंडिंग क्यों नहीं हो रहा है? तो बेंडिंग बच्चों, जब ऑप्टिकल सेंटर से लाइट रे जाती तभी भी बेंडिंग होती है, तभी भी डेविएशन होता है, पर वो डेविएशन इतना स्मॉल होता है कि उसे हम नेग्लिजिबल काउंट करते हैं, वो ना के बराबर उसको हम काउंट करते हैं, इसलिए हम कह देते हैं विदाउट शोइंग एनी डेविएशन। तो डेविएशन तो होता है पर वो इतना छोटा होता है कि वो नेग्लिजिबल होता है, इसलिए हमें ऐसा एज्यूम होता है कि वो ओ से ही ओ पे आ रहा है और ओ से ही पास हो जा रहा है, ओ पर आ रहा है और ओ से ही पास हो जा रहा है। ठीक, पहला केस तैयार हो गया। सेकंड केस क्या है, बिल्कुल मिरर की तरह ही है कि कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो जाएगी। कोई लाइट रे पैरेलल आ रही है तो अपीयर, अब ये क्या हो जाती है, पैरेलल आती है तो कॉनकेव लेंस के केस में ये डाइवर्ज हो जाती है, जैसे वहाँ पर आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था। तो पैरेलल आ रही है, डाइवर्ज हो जाएगी, तो अपीयर करेंगे कि वो कहाँ से पास हो रही है, प्रिंसिपल फोकस से। ठीक, क्योंकि ये कॉन्वेक्स लेंस है तो यहाँ तो कन्वर्ज हो रही है, ठीक, पैरेलल आ करके, और ये कॉनकेव लेंस है तो यहाँ पर पैरेलल तो आएगी पर डाइवर्ज हो जाएगी, स्प्रेड हो जाएगी, तो फिर हम अपीयर करेंगे, ऐसा एज्यूम करेंगे कि वो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही है। तो पैरेलल आने वाली हर लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से जाएगी, या तो एक्चुअली जाएगी या फिर अपीयर होगी। थर्ड केस विच इज़ द लास्ट केस, लास्ट रूल जो है वो लेंस के रे डायग्राम के लिए जो ज़रूरी है जस्ट अपोजिट कर देंगे। ये भी आपने मिरर में पढ़ा है कि अभी तो लाइट रे पैरेलल आ रही थी तो प्रिंसिपल फोकस से पास हो रही थी, अगर कोई लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। कोई लाइट रे आपकी प्रिंसिपल फोकस से आ रही है तो वो पैरेलल चली जाएगी। क्लियर है ये बात आप लोगों को? कोई दिक्कत होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये 3 रे डायग्राम थे, इन्हें तैयार कर लीजिएगा। सॉरी, 3 रे डायग्राम के रूल्स थे। अब अगर आपको ये तीनों रे डायग्राम के रूल्स आते हैं कि ओ से आ रहा है तो ओ से ही पास हो जाएगा, पैरेलल आ रहा है तो प्रिंसिपल फोकस से जाएगा, और प्रिंसिपल फोकस से आ रहा है तो पैरेलल जाएगा, तो अगर आपको इनमें से कोई भी 2 याद रहते हैं तो आप 6 केस कॉन्वेक्स लेंस के और 2 केस कॉनकेव लेंस के आसानी से इनके रे डायग्राम बना सकते हो, कुछ भी नहीं है। और अगर आपको ये भी नहीं तैयार होता है और आपने मिरर के रे डायग्राम तैयार कर रखे हैं तो आपको पलट देना है, जो कुछ आपने कॉनकेव मिरर में पढ़ा था वो आपको कॉन्वेक्स लेंस में कर देना है, और जो कुछ भी आपने कॉन्वेक्स मिरर में पढ़ा था उसे आपको कॉनकेव लेंस में बना देना है, लिख देना है उसके बारे में। क्लियर हो गया होगा? तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। मेरे आगे की वीडियो पाने के लिए आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आपको रेगुलरली मिलते रहें, उसके लिए जो राइट हैंड साइड पर बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।